1 second. Okay, elections and electoral system, and I am Symbol Shahzad. अच्छा, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इलेक्शन या इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है? ठीक है, इलेक्शन का इंट्रोडक्शन है। It is an act through which citizens create a public power which they accept as legitimate to which they submit. ठीक है, इलेक्शन में क्या हो रहा है कि आप एक ऐसी पब्लिक पावर को क्रिएट करते हो अपने ऊपर रूल करने के लिए जिसे आप लेजिटिमेट समझते हो। ठीक है, लेजिटिमेट का मतलब है ना, लीगल से निकला है, कानूनी। कि आप वोट डालते हो, वोट डाल के उन लोगों को ऊपर लेकर आते हो जिनको आप समझते हो कि अरे मुझ पर रूल करना चाहिए, हम सब पर रूल करना चाहिए, कि इनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, तो इन लोगों को आगे आना चाहिए। ठीक है, तो फिर जब हम लेजिटिमेट समझते हैं ना, तो हम रिवोल्ट भी नहीं करेंगे अनलेस और अनटिल वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा रहे हो। ठीक है, या इसे कह लो कि फॉर्मल डिसीजन मेकिंग है, जिसमें तकरीबन तमाम लोग जो है एक स्टेट के, मतलब एक स्पेशली क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि तमाम लोग जो हैं स्टेट के वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और फिर उन लोग को डिसाइड करते हैं जिन्होंने जो है पब्लिक ऑफिस को होल्ड करना होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कहते हो ना कि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, तो मतलब वहाँ इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, वो लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कौन लोग रूल करेंगे आकर, तभी आप उसे डेमोक्रेसी कह सकते हो। ठीक है ना, डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, एंड फ्रॉम द पीपल। ठीक है, लोगों के लिए, लोगों में से, और लोगों के ऊपर ही हुकूमत कर। ठीक है, वो खुद मतलब समझे कि वो लोग ही हैं, और इलेक्शंस के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। वरना या तो डिक्टेटरशिप होगी या फिर क्या होगा, मोनार्की होगी, और इनमें से डिक्टेटरशिप और मोनार्की में से कुछ भी हम लोगों ने खुद सेलेक्ट नहीं किया होता अपने ऊपर रूल करने के लिए। ठीक है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्या है कि आप इलेक्शन के थ्रू अपने ऊपर हुकूमत करने के लिए लोगों को लेकर आ रहे हो, और तमाम डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो हैं, डेमोक्रेसीज जो हैं, वो इसी चीज़ को फॉलो करी होती है, मतलब इलेक्शंस को फॉलो करी होती है, इलेक्शंस का सिस्टम उनमें मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है एलिमेंट्स इलेक्शन के? सबसे पहले तो यूनिवर्सल सफराज होता है। यूनिवर्सल सफराज में क्या है कि जितने भी लोग हैं ना वो वोट डालेंगे। एक इन्होंने क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया था, जैसे कि पाकिस्तान में क्या है कि 18 साल की उम्र हो। ठीक है, जैसे ही आपका आईडी कार्ड बन जाएगा तो आप वोट डालने के अहल हो जाते हो, चाहे आपकी एजुकेशन कितनी ही है। कुछ कंट्रीज में उन्होंने एजुकेशन का भी रखा होता है कि बीए हो या एफए हो, या कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखा होता है एजुकेशन का भी। ठीक है, और फिर एक लिमिट एज पर भी सेट कर दी जाती है कि मेंटली रिटार्डेड ना हो पर्सन, मतलब पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन वैसे बता रही हूँ, मेंटली रिटार्डेड ना हो पर्सन, वो बेहतर तरीके से सोच समझ के वोट डाल सके। ठीक है, फिर एक और सिस्टम में ये होता है कि एज लिमिट इतनी लगा दी जाती है, जैसे जो कुछ लोग बहुत बूढ़ी एज में पहुंच जाते हैं, बहुत बड़ी एज में पहुंच जाते हैं, तो वो सही तरह सोच नहीं सकते, तो वो भी एज लिमिट लगा दी जाती है कि 70 60 तो खैर नहीं, 80s 90s तक एक बंदा है तो फिर वो वोट नहीं डालेगा। ठीक है, तो इस तरह लिमिट सेट कर दी जाती है, लेकिन यूनिवर्सल सफराज में तमाम लोग वोट डाल सकते हैं, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है उसके मुताबिक। ठीक है, इक्वल वोट का क्या मतलब है कि हर इंसान, मतलब द वोट ऑफ एवरी पर्सन विल हैव द सेम वेटेज। हर इंसान, चाहे वो मैं हूँ जिसने एमफिल किया हुआ है, या वो कोई और इंसान है जो किसी गांव से बिलोंग करता है, उसको एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है, लेकिन उसका भी वोट मेरे वोट के जितना होगा। तो सम पीपल आर्ग्यू दैट कि ये कैसा सिस्टम है जिसमें लोगों को गिना जाता, तोला नहीं जाता, क्योंकि उनका मानना है कि जी जो बंदे एजुकेटेड हैं, जो लोग एजुकेटेड हैं, उनके वोट को ज़्यादा वैल्यू मिलना चाहिए। मतलब हो सकता है कि उनकी डिमांड ये हो कि एक इंसान जो एजुकेटेड है, जो पॉलिटिकल सिस्टम की सेंस रखता है, उसके वोट को 2 काउंट करे, और ऐसा इंसान जिसको कोई भी मतलब एजुकेशन नहीं है, उसके वोट को 1 काउंट कर रहे हैं, हाफ काउंट कर लें। ठीक है, अमेरिका में उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम, जब स्लेव्स को वोटिंग राइट्स देने थे। तो हुआ ये था कि क्या जो स्लेव्स थे ना,
3 स्लेव्स जब वोट डालते थे ना, तो वो एक फ्री मैन के वोट के इक्वल होता था। तो इस तरह का सिस्टम वहाँ था। तो इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ इक्वल वोट का सिस्टम ही चलता है पाकिस्तान में, स्पेशली क्योंकि ज़्यादातर आबादी अनएजुकेटेड है। तो लगता है कि आबादी अनएजुकेटेड है, तो अनएजुकेटेड लोगों को भी हक मिलना चाहिए कि वो आगे आएँ, क्योंकि अगर उनके वोट को कम हैसियत मिलेगी तो उनका वोट मतलब कम काउंट होगा एज़ कम्पेयर टू एजुकेटेड पीपल। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है इसका, सीक्रेट बैलेट। अब सीक्रेट बैलेट क्या है? इसको मैसाचुसेट्स बैलेट या ऑस्ट्रेलियन बैलेट भी कहा जाता है। ये एक वोटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है, आप जैसे पाकिस्तान में क्या होता है कि इंतखाबी निशान होते हैं, ठीक है? वो पार्टी के इंतखाबी निशान होते हैं जो उनको अलॉट किए होते हैं। लोगों ने जाके ना उन इंतखाबी निशानों पे मार्क करना होता है, और वो सीक्रेटली मार्क करते हैं, ठीक है? इसमें ना ही पता लगता है कि उस बैलेट पेपर पे किस बंदे ने, ठीक है, निशान लगाया और किस पार्टी को वोट दिया, सिर्फ वहाँ पे साइंस होते हैं, ठीक है? तो सीक्रेट बैलेट है कि मैं बताऊंगी नहीं कि जो है वो किसको मैंने वोट डाला है, और सबसे छुप के हम वोट डालते हैं। जैसे यहाँ पर जब पोलिंग होती है, पोलिंग स्टेशंस पे जाते हैं, तो वो हमें एक चैम्बर के अंदर भेज देते हैं और वो कहते हैं वहाँ पे आप स्टैंप लगा कर आओ, ठीक है? और बैलेट पेपर पे लिखना कुछ नहीं होता, हमने ना अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है, ठीक है? इसे सीक्रेट बैलेट कहते हैं। डायरेक्ट बैलेट। अब डायरेक्ट बैलेट में क्या है, आपके पास ना 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है? आपने उनमें से किसी एक पार्टी को वोट डालना होता है, नॉर्मली पता होता है कि आप मतलब किसको वोट डाल रहे हो, ठीक है? जैसे कि मैं अगर किसी को वोट डाल रही हूँ, तो पता लग जाएगा कि मैं किसको वोट डाल रही हूँ, फाइन। तो हम एक तो एक्चुअली में हम इलेक्ट ही उस बंदे को कर रहे होते हैं, डायरेक्टली ऑफिस होल्डर को इलेक्ट कर रहे होते हैं, हम पार्टी को वोट नहीं डाल रहे होते हैं, ठीक है? अगर मैंने ट्रंप को वोट डालना है तो मैं ट्रंप को ही वोट डालूंगी, अगर मैंने जो बाइडेन को वोट डालना है तो मैं जो बाइडेन को वोट डालूंगी, इनकी पार्टीज को नहीं वोट डालते, ठीक है? तो हम इलेक्टोरेट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? इलेक्टोरेट्स को सिलेक्ट करते हैं, मतलब इलेक्टोरेट्स कह रही हूँ, मतलब वो जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनको हम लोग डायरेक्ट वोट डालेंगे, ठीक है? और हमें पता होता है कि इसने किस ऑफिस में जाना है, ठीक है? पीएम का ऑफिस है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट बैलेट। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली फ्रांस में इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है कि क्या होता है कि प्रेसिडेंट के अलग इलेक्शन होते हैं, ठीक है? और फिर जिसने भी चुनना होता है जिस प्रेसिडेंट को, फिर उसके ही नाम के आगे वो स्टैंप लगाता है, फाइन। अमेरिका में भी ये सिस्टम है डायरेक्ट बैलेट का, कॉकसेस की फॉर्म में, जिसमें ना एक जगह पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे उनकी राय पूछी जाती है। जो वो क्या नाम है उसका, कौन सी पार्टी है, रिपब्लिक को वोट करना चाहता है वो लोग खड़े हो जाते हैं एक टाइम में, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करना चाहता है वो एक टाइम पे खड़े हो जाते हैं, तो वो गिन लिए जाते हैं कि कौन कौन डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट कर रहा है और कौन रिपब्लिकन्स को वोट कर रहा है, ठीक है? तो ये एक डायरेक्ट बैलेट का कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्शंस की इम्पोर्टेंस। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक सिस्टम इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला क्या है, आप इलेक्शन जब हो रहे हैं और आप लेकर आ रहे हो, ठीक है, लोगों को एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो आप उनको अकाउंटेबल भी तो रखोगे, ठीक है ना? तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस तरह इलेक्शंस की वजह से, ठीक है? क्योंकि आपने जिस पार्टी को वोट डाला ना, अगर वो उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह जिसका मैनिफेस्टो पढ़ के आपने वोट डाला था, तो आप उसको पूछ भी सकते हो, भाई ये क्या है, हमने तो आपको इसलिए वोट डाला था, आप ये काम करें, ठीक है? आपने वोट लिया था, वरना अगली दफ़ा हम वोट नहीं डालेंगे। तो इस डर से वो काम करवाएँगे। फिर पॉपुलर सोवरेनिटी आती है आगे। अब किस तरह पॉपुलर सोवरेनिटी आती है कि आपने वोट डाला है, ठीक है? आप सब अवाम हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट पड़ेंगे वो पीएम ऑफिस में बैठेगा, प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठेगा, ठीक है ना? जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो पार्लियामेंट में बैठेगी। फिर वहाँ से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो पॉपुलर सोवरेनिटी आती है, लोगों की हुकूमत आती है। और फिर जब हमने खुद सेलेक्ट किया है लोगों को, हम खुद इलेक्ट करके लेकर आए हैं, तो वो लेजिटिमेट है, ठीक है? वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट है। हम उसको अकाउंटेबल भी रख रहे हैं, उसको हम घर भी भेज सकते हैं, अगर वो हमारे मतलब के हिसाब से काम नहीं करे, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो जो है वो तख्ता पलट हो गया या इस तरह की बातें होती हैं, उसको अवॉइड ही करती है डेमोक्रेसीज़ में ना। मतलब इलेक्शंस की वज़ह से क्या होता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट आती है और वो स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, ठीक है? लेजिटिमेट क्राइसिस नहीं होता।
फिर फेयर पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। अब फेयर पॉलिटिकल कंपटीशन में क्या होता है, नॉर्मली जो है वो, क्या समझ लें आप कि इलेक्शन जब होते हैं तो लोग ट्राई करते हैं कि हम जो है वो अपने काम की वजह से लोगों में मकबूल हों और वो हमें वोट डालें। ठीक है, एमपीएज, एमएनएज, फिर ये जो लोकल गवर्नमेंट के लोग होते हैं, फिर ये काम करते हैं, दे ट्राई टू वर्क हार्ड ताकि लोगों में इनकी मकबूलियत हो और फिर वो आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, और पीएम के ऑफिस तक पहुंच जाए, प्रेसिडेंट के ऑफिस तक पहुंच जाए। तो एक अच्छा पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ता है इस तरह। ठीक है, फिर मतलब यहाँ पर और भी मसले मसाइल हैं कि लोगों को खरीद भी लिया जाता है, उनको इन्फ्लुएंस भी किया जाता है, उनको डराया धमकाया भी जा सकता है कि हमारे लिए वोट डालो, लेकिन हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हैं। फिर क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी आती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब क्या, कि डेमोक्रेसी है, ठीक है, मैंने वोट डाला है किसी आम इंसान को, ठीक है, यहाँ मोनार्की और डिक्टेटरशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है, मैंने एक आम इंसान को वोट डाला है। अब कल को अगर मैं इलेक्शन में खड़ी होंगी तो मेरा भी उतना ही पॉलिटिकल राइट है इलेक्ट होने का जितना कि उस इंसान का था जिसको मैंने वोट डाला था। ठीक है, तो हम सब क्या हुए, पॉलिटिकली इक्वल हुए। जो मुझ पे रूल कर रहा है वो भी मेरे जितना है क्योंकि मैं उसे लेकर आई हूँ। ठीक है, और कल को अगर मैं रूलर बनूंगी तो मैं भी उनकी जितनी हूँ जो मेरी सब्जेक्ट होगी। फाइन, तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी लेकर आती है। फिर क्या है, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग मेजोरिटी रूल। इलेक्शन ऑब्वियसली मेजोरिटी रूल को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे, अवाम में जो ज्यादा मकबूल होगा, अवाम जिसको ज्यादा पसंद करेंगे अपने ऊपर रूल करने के लिए, उसको ले आएंगे। ठीक है, और फिर अवाम उससे खुश भी होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो उनकी गलती है। देन हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटीज। अब इसमें क्या बात है, जब हम वोट डाल रहे हैं तो माइनॉरिटीज भी तो वोट डालती हैं, माइनॉरिटीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट डालती हैं, फिर उनके लोग भी तो आगे आते हैं। तो मतलब माइनॉरिटीज में आप ये मत समझे कि जी कोई शिया है, कोई मरज़ई है या कोई ईसाई है, ये माइनॉरिटीज है। माइनॉरिटीज में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब किसी की पब्लिक ओपिनियन किसी दूसरी मेजोरिटी पब्लिक ओपिनियन से डिफरेंट है तो वो भी माइनॉरिटीज में आ जाती है। कोई किसी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, ठीक है, वो कोई एक स्पेसिफिक चेंज लाना चाहता है पॉलिटिकल सिस्टम में, और एक छोटा ग्रुप है। तो ये सारी जो माइनॉरिटीज है ना, ये रिप्रेजेंट होती है इलेक्टोरल सिस्टम में। फिर हम अपनी आइडियोलॉजी के बंदे को वोट डालेंगे और उसको लेकर आएंगे आगे, वो पार्लियामेंट बैठेगा, फिर वो हमारे लिए लेजिस्लेशन करेगा। लेजिस्लेशन ना करे लेकिन हमारी आवाज तो बनेगा, हमारे जो मसले मसाइल है वो तो आगे पहुंचाएगा, ताकि उस पर डेलिब्रेशन ही हो सके कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंस इलेक्शंस की। देन क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम। अब इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है, ये वो सारा इलेक्शंस का जो सिस्टम है ना वो है। ठीक है, वोटिंग सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं, वोटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं, और मतलब वो जो जितनी भी उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया होता है उसमें से अपनी बेटर सी चॉइस ले लेते हैं और उसको ऑफिस तक ले आते हैं। या फिर एक और भी होता है रेफरेंडम के हवाले से आपने बहुत सुना होगा, कश्मीर के इशू पे तो खास तौर पे रेफरेंडम का नाम बहुत सुना होगा। क्या होता है, कोई भी पब्लिक मतलब इंटरेस्ट का कोई लॉ होता है या कोई भी पॉलिसी होती है ना, तो आवाम से पूछ लिया जाता है कि आपका क्या ख्याल है। ठीक है, तो या तो कोई मतलब पेपर होता है जिसपे उनके सिग्नेचर्स ले लिए जाते हैं या फिर उनसे उनकी राय पूछ ली जाती है। फिर अगर लोग उस पर पॉजिटिव पॉजिटिव राय देते हैं और बहुत ज़्यादा लोग देते हैं तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है। ठीक है, फ्रांस में क्या सिस्टम है कि ना कोई भी लॉ पास करते हैं ना लेजिस्लेचर, तो प्रेसिडेंट के पास ना ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी लॉ को जिसने जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया ना उसको अवाम में, ठीक है, अवाम में रेफरेंडम के लिए भेजते हैं। और अगर अवाम उस पर राजी हो जाती है ना लॉ के बनाने पे, तो फिर क्या होता है कि उसको लॉ बना दिया जाता है। अगर अवाम नहीं राजी होती ना तो फिर क्या होता है कि वो लॉ नहीं बनता, वो कैंसल आउट हो जाता है, चाहे पार्लियामेंट ने कितनी भी मेजोरिटी से उसको पास किया हो। ठीक है, तो ये भी एक तरह से ना इलेक्टोरल सिस्टम है। फिर वोटिंग सिस्टम और इलेक्टोरल सिस्टम में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ वैलिड रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, वोट कैसे डाले जाएंगे, वोट को कैसे काउंट किया जाएगा, स्टैम्प कैसे लगाई जाएगी, एनआईसी कार्ड देखना है, उस तरह की सारी बातें। ठीक है, और फिर वो जो वोट डाले जाते हैं उन सबको एग्रीगेट करके वो जो आप देखते हो कि रात में एक रिजल्ट आता है कि इतने इतने वोट से ये वाली पार्टी जीत गई है, इतने वोट से ये वाली पार्टी जीत गई है, आजाद उम्मीदवार जीत गया। ठीक है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है।
नॉर्मली क्या होता है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मैंडेट्स, ठीक है, एंड टू सीक लेजिटिमेसी। अगेन इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शंस एक ही चीज है तकरीबन, मतलब एक ही चीज है तकरीबन, क्या कि आप क्या है इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू जो मैंडेट है ना पुरानी गवर्नमेंट का, उसको चेंज करके नई गवर्नमेंट को लेकर आ रहे हो, वो नए मैंडेट के साथ आ रही है। या फिर आप पुरानी गवर्नमेंट को ये बता रहे हो उससे चेंज करके कि भाई अगली दफा जब आओ ना तो अच्छे मैंडेट के साथ आना और अच्छा काम करना, ठीक है, ताकि हम वोट डालें आपको, ठीक है। और वो जो गवर्नमेंट आती है वो लेजिटिमेट होती है इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, इलेक्टोरल सिस्टम के टाइप्स क्या हैं? तो हमारे पास तीन टाइप्स है इलेक्टोरल सिस्टम की। एक है प्लूरैलिटी इन इलेक्शन सिस्टम, ठीक है, मेजोरिटी इलेक्टोरल सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इलेक्टोरल सिस्टम में क्या है, आप वोट डाल रहे हो और अपने ऊपर आने वाली गवर्नमेंट को या ऑफिस होल्डर्स को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब प्लूरैलिटी, मेजोरिटी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या कंसेप्ट है हम देखते हैं डिटेल में। प्लूरैलिटी में क्या होता है कि जो बंदा ना सबसे ज्यादा वोट ले जाता है ना वो जीत गया, ठीक है। सबसे ज्यादा जिसने वोट लिया ना तो समझे उसकी गवर्नमेंट बनेगी, उसी को सारी सीट्स मिलेंगी, ठीक है, उसी पार्टी के लोगों को सीट्स मिलेंगी, तो उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी। नॉर्मली क्या है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है इलेक्टोरल सिस्टम में और सबका इंटरेस्ट नहीं रिप्रेजेंट करती। फाइन। प्लूरैलिटी में सबका इंटरेस्ट नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, सिर्फ वो जो बंदा जीत गया ना जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे वही आ जाता है आगे, वही गवर्नमेंट बनाता है, ये वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। फाइन। दिस सिस्टम टेंड्स टू encourage growth of relatively stable political system, promoting two party systems। अब जो दो पार्टी सिस्टम्स जिन कंट्रीज में चल रही है ना और यूजुअली वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वहाँ ये सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा चलता है। फाइन। अब क्या है कि प्लूरैलिटी में इस तरह होता है कि अगर टोटल वोट्स की तादाद ना 100 है, ठीक है, टोटल वोट्स की तादाद 100 है और हमारे पास जो है चार पार्टीज हैं, ठीक है, चार पार्टीज हैं। ए पार्टी को मिले 10 वोट, ठीक है, बी पार्टी को मिले 5 वोट, सी पार्टी को मिले 5 वोट, और बाकी जो 30 वोट्स थे ना, सॉरी, जो बाकी जितने भी वोट्स बचे 100 में से तकरीबन 80 वोट्स, तो वो एक पार्टी को मिल गए, ठीक है। अब ये जो तीन पार्टीज है ना ये साइड पे हो जाएंगी और जिसको वोट मिले हैं वो जीत गई, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं वो जीत गए। या फिर ये कर लें कि एक पार्टी, लेट्स से वी हैव 50 वोट्स टोटल में, एक पार्टी को 10 वोट्स मिले, एक को 5, एक को 5, और जो पार्टी को तकरीबन 30 वोट्स मिले वो जीत गई, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है कि 50% वोट भी नहीं चाहिए आपको, जितने भी मिल रहे हैं ना, जितने भी मिल रहे हैं, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा होने चाहिए, तो आप गवर्नमेंट बना लोगे, ठीक है। और बाकी बाकी और कोई भी नहीं आएगा इसमें। तो जहाँ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना वहाँ ये चीज चलती है, वरना जो है दंगे फसाद होना शुरू हो जाते हैं कि हमें 1 वोट से हरा दिया है, हमें 2 वोट से हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेजोरिटी इलेक्टोरल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसको सेकंड बैलेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू आता है और ये मेरे ख्याल से आया हुआ भी है, सेकंड बैलेट सिस्टम किसे कहते हैं। तो मेजोरिटी इलेक्टोरल सिस्टम को सेकंड बैलेट सिस्टम कहते हैं। अब इसमें क्या है, मेजोरिटी इलेक्टोरल सिस्टम में इलेक्शंस हुए, 50 सीट्स थी और मतलब सॉरी 100 जो है टोटल लोग थे जिन्होंने वोट डालना था, और 10 एक को, सॉरी 20 एक को, 30 एक को और बाकी एक को मिल गए, ठीक है। क्या हुआ, 20 एक को मिले, 30 एक को मिले और बाकी 50 एक को मिल गए। तो अब क्या है, किसी को 51% वोट मिले ही नहीं। अब इनमें से किसी की गवर्नमेंट नहीं आएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे और दोबारा इलेक्शन उन दो लोगों के बीच में होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट मिले थे, ठीक है। वो पार्टी सब साइड पे हो जाएंगी जिन्हें कम वोट मिले थे, ठीक है। फाइन, मेरी बात समझ आ रही है? तो अब ये क्या हिसाब किताब है कि जिसको 51% वोट मिल जाएंगे ना वो जीत जाएगा। अब फ्रांस और रशिया में ये सिस्टम है, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए और किसी ने भी मेजोरिटी वोट को गेन नहीं किया ना, तो पहले दो जो कैंडिडेट्स हैं ना, जो पहले दो विनर्स हैं, उनके बीच में दोबारा इलेक्शन होंगे, ठीक है। फिर उनमें से जो जीतेगा ना तो वो जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा, फ्रांस का या रशिया का। तो ये हिसाब किताब है। तो कैंडिडेट को समझ लें कि एक ग्रेटर मेजोरिटी चाहिए होती है, एक
वोट मतलब डेडलाइन होती है कि इससे कम वोट मिलेंगे तो कोई भी नहीं जीतेगा। ठीक है, आपको पूरा वोट इस तरह इतने करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये सीन है कि जिनको वोट्स मिले हैं ना, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं ना, वो अपनी परसेंटेज के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफिसेज या पार्लियामेंट में सीट्स उनको अलॉट हो जाएंगे इस परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, इसे क्लास वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये भी जो है एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास वोटिंग सिस्टम। अब जैसे कि मुझे 50%, मेरी पार्टी को 50% वोट मिले हैं, ठीक है, और बाकी सारी पार्टीज को 5%, 10% वोट्स मिले हैं, तो क्या होगा कि जो मेरी पार्टी है ना, जिसको 50% वोट्स मिले हैं, पार्लियामेंट में मुझे 50% सीट्स मिलेंगी, ठीक है, और जिनको 5% वोट्स मिले हैं उनको 5% सीट्स मिलेंगी, जिनको 10% वोट्स मिले उनको 10% सीट्स मिलेंगी। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ये एक दफा पाकिस्तान में भी हुआ था, हाँ मेरे ख्याल से मुशर्रफ के टाइम पे। तो क्या होता है कि इस तरह इस में ना, अब के फिर पास जितने भी मेजोरिटी होती है ना, मेजोरिटी ऑफ आइडियोलॉजी के लोग फिर आ जाते हैं लाइक पार्लियामेंट में, और वो फिर अच्छी, मेरे ख्याल से एक अच्छी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। देन क्या है, द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज सिंपली टू अवॉर्ड द पार्टी द सेम परसेंटेज ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट एज इट गेट्स वोट्स इन द पोल्स। ठीक है, क्या पार्लियामेंट में उतनी परसेंट के हिसाब से सीट्स दे रहे हो जितनी परसेंट उनको वोट्स पड़े थे। तो ये हमारा लेक्चर आज का खत्म हो गया। आई होप कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इन सब चीज़ों की। अगर कोई सवाल है तो काइंडली आप मेरे से पूछ सकते हैं।